अकेले मुंबई में यह आंकड़ा 20,000 के ऊपर गया हुआ है। मुंबई में ऐसे 3 बार ऐसे घटना हुई जब यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इससे पहले हुआ था भीड़, जिसको पुलिस ने तितर बितर किया। फिर बीच में जो चला जो कोरोना लॉकडाउन का, उस दौरान बांद्रा में इकट्ठे भीड़ हुई थी। और आज 12 बजे के लगभग बांद्रा टर्मिनस पे फिर वही भीड़ देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये अगर ऐसे हालात होगी जहां न सोशल डिस्टेंसिंग है, न तो कोई अंतराल है, ये भीड़ की जो तस्वीर सामने आई है, यह काफी घातक हो सकता है। हम चौथे पार्ट के लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन 4 में। इस स्थिति देखते हुए मरीज जबकि यहाँ से जितने भी हमारे मजदूर हैं उनको भेजने का सिलसिला लगातार चालू है, लगातार भेजा जा रहा है, लेकिन कई प्रशासन इसमें ढिलाई कर रही है। लोग बता रहे हैं कि कई लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा, वेट करते चले जा रहे हैं। प्रति घड़ी जब धैर्य कहीं टूटता है तो इस तरह जब सब्र टूटता है तो इस तरह का भीड़ का नजारा सामने दिखाई देता है। राजपत यादव जी क्या बोलेंगे ये पूरी भीड़ को लेकर के और मुंबई में बढ़ते संक्रमण को लेकर के, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को। कोरोना एक भयंकर रूप ले चुका है और जो आप आज ये बांद्रा की एक सीन दिखा रहे हैं अभी चैनल पे, कहीं नहीं तो कहीं कुछ लोग मिसकम्युनिकेशन जानबूझ के करते हैं। और 1 तारीख से लोगों का फॉर्म भरने का मुंबई शहर में चालू हुआ है। हर पुलिस स्टेशन में फॉर्म भरा जा रहा है और ये आपको भी जानकारी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जितनी ट्रेनें चाहिए थी उतनी ट्रेन की सुविधा नहीं हो पा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना ऐसा है और माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के देशमुख साहब भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था कि हम पूरी ट्रेन की जो डिमांड कर रहे हैं, जो हम एक लिस्ट यहाँ से भेजते हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो लिस्ट जा रही है, बिहार सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो दोनों सरकारें उस लिस्ट को क्लियर करके तुरंत नहीं भेज रही हैं। जो जाना चाहिए तुरंत भेजना चाहिए, हाँ भाई एक ट्रेन छोड़ी जाए, वो उस तरफ से नहीं हो रहा है। इसके लिए कहीं न तो कहीं लोगों में असंतोष हो रहा है, लोग पैदल चले जा रहे हैं, लोग ट्रक पे जा रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार से एक अनुरोध है कि इस समय हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते या राजनीति नहीं करना चाहते। जो लोगों को जरूरत है, हमारी जंग है, लड़ाई है कोरोना की, लेकिन इसका हल ढूंढना है। अगर ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती रहेगी तो संक्रमण को मैं कहना चाहता हूँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार से एक अनुरोध है कि जो यहाँ से लोग जाने चाहते हैं, जो एप्लीकेशन किए, जो वहां के नोडल ऑफिसर को अप्रूवल देना रहता है, उसको तुरंत दे और लोगों को आने दे। और जो केंद्र सरकार है, ट्रेन की बात हो रही है, उस ट्रेन को जब तक राज्य सरकार का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक ट्रेन जा नहीं सकती है, आपको भी पता है। तो उस ट्रेनों का अप्रूवल, मुंबई शहर से डेली कम से कम 100 ट्रेन छोड़ी जाए, तब जाके एक जो श्रमिक कामगार हैं इनकी संख्या कम होगी, कंट्रोल होगी। रही बात कोरोना की संख्या बढ़ने की बात, मुंबई शहर में आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं, अगर सबसे ज्यादा टेस्ट अगर कहीं हो रहा है तो मुंबई शहर, महाराष्ट्र में टेस्ट की संख्या ज्यादा है, ज्यादा से टेस्ट हो रहे हैं, ज्यादा से लोगों का चेकअप हो रहा है। तो हमें जानकारियां मिल रही हैं। ये मैं नहीं कर रहा है। देखिए टेस्टिंग की बात तो अभी दिल्ली सरकार बोलती है कि हमने जो है 45 लाख की टेस्टिंग कर लिया, एमपी सरकार बोलती है हमने 40 लाख का टेस्टिंग कर लिया। मतलब हर लोग अभी जितना जहां पे आपके कांग्रेस से मिली हुई सरकार है, सिर्फ वहीं पे टेस्टिंग हो रही है कि और जगहों पे टेस्टिंग हो रही है? क्या टेस्टिंग के नतीजे की वजह से यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक, पहले कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस कोरोना की लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, सुरेखा पाटिल जी महानगर पालिका में हैं और पूरी महानगर पालिका प्रशासन लगा हुआ है कि सबसे ज्यादा टेस्ट अगर कहीं हो रहा है तो मुंबई शहर में हो रहा है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, महानगर पालिका के अस्पताल के कर्मचारी, जो हमारे पूरे हेल्थ के लोग घूमते, पूरा घूम रहे, स्लम में घूम रहे। स्लम में मैं मेरे यहाँ का बताता हूँ, हनुमान नगर में कल कैंप उन्होंने ले के चेक किया है, उसके पहले लोकमान्य चाल में किया है, उसके पहले नौरंगवाड़ी में किया है। इस तरीके से चेकअप हो रहे जगह जगह। तो जब चेक हो रहे हैं, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लोकमान्य चाल, मेरे
मेरे ऑफिस के ठीक सामने है, वहां एक कोरोना पॉजिटिव मिला और उन्होंने 6 लोगों को सस्पेक्टेड लेके गए कि डाउटफुल में जो लेके गए, और उसमें से काफी लोग कंफर्म हुए। तो इस तरीके से चेक होने की संख्या बढ़ेगी। जी मैं आता हूँ सुरेखा पाटिल जी बीएमसी में है और पूरी तरीके से देखभाल कांदीवली में जिस तरीके कांदीवली के नगर सेवक पद पे हैं, वो भी नगर सेवक हैं, बीजेपी से हैं। कांदीवली में इस समय संक्रमण बहुत तेज फैल रहा है। दामू नगर कंटोनमेंट एरिया बना हुआ है, लोखंडवाला में बना हुआ है, क्रांति नगर, कुरार विलेज में जो एक कांदीवली पीस आर साउथ में जो जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, अभी जानूपाड़ा में बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्या ये मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है सुरेखा जी, इसके पीछे की वजह क्या है? अचानक जो इतनी तेजी आई है, क्या इसके पीछे क्या है? सरकार की लापरवाही है या जनता की लापरवाही है या कहीं न कहीं हमारा मुंबई का पूरा जो जीने का तरीका है, सिस्टम है, पद्धतियां है या बिल्डिंग है, स्लम एरिया है, उसकी वो वजह हो सकती है? इसके पीछे क्या है? आज इस कोरोना की महामारी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं। ये जो आया है, मैं एक आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से आपने देखा होगा कि कोरोना का फैलाव बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ कि हर पक्ष यहाँ कोई पक्षबाजी कोई नहीं रही, हर एक उसमें प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आपने अगर देखे जो कोरोना कहीं नगर पालिका का और कोई नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ, जो यहाँ पे मिला का हॉस्पिटल एमओएच की बात की तो एमओएच ने कहा कि हमारे पास अभी कोई जगह ही खाली नहीं है। ऐसा बीएमसी क्या कह सकती है? फिर वो लोग जाएंगे कहाँ? मतलब कोई ना कहीं कुछ भी कोई कोरोना का एक पेशेंट मिला तो कोई ना कहीं वो जनप्रतिनिधि को भी कंफर्म करना चाहिए थे कि यहाँ पे ये लोग हैं। तो हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि कैसा कहाँ है, लोगों को बोलते हैं। क्वारंटाइन जब लोग होते हैं तो एक डर सा आता है, रात को कभी भी आते हैं क्वारंटाइन करते हैं तो लोगों में एक डर सा, लोग भाग जाते हैं। अगर वो लोग महानगर पालिका भी अगर हमें प्रतिनिधि है, लोग है, वो मिलजुल के अगर काम करे तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि ये जो कोरोना का महामारी का फैलाव जो बढ़ते जा रहा है तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पे कहीं भी आपने देखा होगा, शायद बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, कहीं भी यहाँ पे पक्ष नहीं है। हर एक कोई अपने अपना वार्ड एक अच्छा बनाने, कोरोना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने अपने वार्ड में अगर मैं अपना आपको पालिका का प्रतिनिधि का आपने देखी होगी कि अभी ऊपर से ऑर्डर है, बस सेवा है, हर एक अपने में जा, में जाओ, पुलिस स्टेशन में वो लोग बेचारे मजदूर लोग भाग रहे हैं तो उनको पुलिस लोगों को कोई गाइडलाइंस दी नहीं है। पुलिस लोग नहीं, हमारे पास तो ऐसे कुछ भी नहीं आया है। मतलब लोगों को खाली भगाने का काम कर रहे हैं। जो हम लॉकडाउन कह रहे हैं तो लॉकडाउन कैसा रहेगा? फिर ये एक गाइडलाइंस ऊपर से क्लियर बोलते जाओ कि क्या चालू होने, कौन सी दुकान चालू करना है, को किस मजदूर को गांव जाना है तो वो क्या करना चाहिए। अरे सब अपने ऊपर ले लोगे तो काम कैसा होगा? एक काम की एक पूरे टीम बनाना चाहिए। वो टीम वर्क में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ जो मजदूर आज अपन देख रहे तो ऐसे भाग रहे। सवाल बहुत सही है। रात को 12 बजे के बाद देखो आप, अभी यहाँ पे कहा जाए तो पुलिस स्टेशन पर इतना बर्डन डाल दिया गया है कि पुलिस फाइन भी भर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करवा रही है, खाने भी बांट रही है, उधर लॉकडाउन का भी नियम का पालन करवा रही है। क्या क्या काम करे पुलिस स्टेशन? अब पुलिस स्टेशन के लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कोई गाइडलाइन नहीं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद किसको, कोई महीनों से ऑनलाइन फॉर्म का भर के बैठा हुआ है, उसका नंबर ही नहीं आया। कोई 2 दिन ऑनलाइन फॉर्म भरा, 2 दिन पहले उसका नंबर आ गया। कोई गाइडलाइन वाकई में सरकार की तरफ से होगा तब
तो कोई आगे आदमी काम करेगा कि हाँ मेरा नंबर आने वाला है, इतने लोग में हो गया, इतने लोग का नहीं। ऑनलाइन जब सिस्टम है तो ऑनलाइन पता तो चलना चाहिए कि हमारा नंबर कब आने वाला है। 2-3 चीज बताना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन सिस्टम में है, जो मुझे जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन सिस्टम में जो उत्तर प्रदेश से जिस स्टेट में जाना उस स्टेट के नोडल ऑफिसर का अप्रूवल आना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार की तरफ से जो आने की स्पीड है बड़ी स्लो है। दूसरी बात, जो बाई रोड जाने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन किया है, राजस्थान में जाने के लिए मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? 1 तारीख का एप्लीकेशन है। यही प्रशासन का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अप्रूवल नहीं आ रहा है, इसके लिए हम गाड़ियां को जाने के लिए आपको परमिशन ई पास नहीं दे पा रहे। तो कहीं नहीं तो कहीं मेरा कहना यह है, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो कांदिवली में ज्यादा लोग हैं, जो ज्यादा जाना चाहते हैं, तो उनको कहीं नहीं तो कहीं उस पास का और जो जाने के लिए देना है, परमिशन देना है, उसमें तेजी लानी चाहिए। और जो ट्रेन की बात हो रही है, मैं कल ही सुन रहा था माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण जी का, वो कहती हैं कि पैसा हम दे रहे और अनिल देशमुख जी कहते हैं कि हम पूरा पैसा हम देके भेज रहे। अब वो दोनों लड़ाई चलती रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और खास करके केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो मुंबई शहर से अपने गांव जाना चाहते उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वहां की ट्रेनें छोड़े तो सही। आज मुंबई शहर में 40 लाख के आसपास पर प्रांतीय लोग हैं, तो उनके लिए ट्रेन की अगर सुविधा नहीं दी जाएगी तो जाएंगे कैसे? इसी के लिए तो लोग पैदल जा रहे हैं, इसी के लिए एक्सीडेंट हो रहा है, इसी के लिए लोग लॉरी में जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हमने 1700 ट्रेनों को परमिशन दिया है अलग अलग राज्यों से, और आप बोले हम तो परमिशन दे रहे हैं। 17 परमिशन अगर पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, आप उसका ठिकाना सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार को फोड़ना चाहते हैं। आप उनको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, रोक कर खिला नहीं सकते। सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार पे ठिकरा नहीं। योगी जी कहते हैं अगर मैंने 1700 ट्रेन मुंबई शहर के लिए दिया हूं तो क्यों नहीं लेटर लिख के बोलते कि ट्रेन में भेजो, तो लोग कहां गए? और जब ट्रेनें उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं तो कहीं पहुंच रही होंगी ना, तो क्यों आप व्यवस्था करेंगे भेजने की? तब तो आप व्यवस्था करेंगे मुंबई में। यहाँ पूरी व्यवस्था है, जाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार है, खाली वो ट्रेन बोले और अभी देखिए 2 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे। ट्रेनें नहीं है राजू बाफना जाने के लिए। राजू बाफना जी आप सुन रहे, पूरी तरीके से एडवोकेट हैं, जाने के आप लिए ट्रेन नहीं है। मुंबई में संक्रमण इतना तेज फैल रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मजदूरों का पलायन, यहाँ की व्यवस्था, सरकार की लापरवाही, बीएमसी के काम का तौर तरीके, काम करने का तरीका। अगर जो ट्रेनें की व्यवस्था करे, रोड पे पब्लिक नहीं दिखेगी। आ रहे हैं हम, आप आ रहे हैं आपके पास। हाँ, कोविड-19 बहुत तेज गति से महाराष्ट्र में और पर्टिकुलर बॉम्बे में फैल रहा है। अब इसके कारण अगर जानना चाहे तो उसमें हम लोगों की लापरवाही है, यहाँ की स्लम्स एरिया है, यहाँ पे मजदूर सबसे ज्यादा संख्या में है, गवर्नमेंट, प्रशासन और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंबाइनेशन नहीं बैठ रही है, ट्रेनें नहीं छूट पा रही है, मजदूरों को सही उनका जजमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको पास की व्यवस्था नहीं है, उनको अगर जाना है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है और किस व्यवस्था से जाना है, ये उनके किसी के पास में कोई गाइडलाइन नहीं है। आज अगर एक मुंबई में देखेंगे, अपनी एक छोटी से छोटी चाल में हजारों लोग रहते हैं, एक ही रूम में 10 लोग हैं, उनके पास बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, अलग अलग बाथरूम नहीं है, तो उससे वहां एक जगह फैलने के बाद लंबा फैलता जा रहा है। आज की तारीख में बीएमसी का भी वर्किंग जो है वो काफी स्लो हो गया है। जो बीएमसी वर्क कर रही है, हो सकता है उनके पास भी अपने एम्प्लॉइज नहीं हो सकता है उनके पास कार्यकर्ता नहीं हो, इवन प्रशासन के पास भी सही गाइडलाइन नहीं है। जैसा आपने बोला कि बिहार सरकार ये बोल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ये बोल रही है, राजस्थान ये बोल रही है। आज हम देश को एक लेके चल रहे हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम हो। आज मुंबई जैसी नगरी जहाँ करोड़ों लोग आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं लोग बाग, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं, उनको घर पे भेजना है तो सारी चीज मिलके करनी चाहिए। वो बोले ट्रेन नहीं दे रहे हैं, एक बोल रहा है बस नहीं दे रहे हैं, परेशान कौन है? परेशान तो मजदूर है। मुंबई शहर है, मुंबई शहर में फैलते फैलते आज की तारीख में हम हिंदुस्तान की सबसे हाईएस्ट सिटी में पहुंच गए। तो यहाँ फैलने का सबसे बड़ा कारण लोगों का
डिस्टेंस जो कोविड-19 के नियम में वो लागू हो रहे हैं उसको पालन नहीं करना है। उसके अलावा बीएमसी प्रशासन की गाइडलाइन नहीं है, पुलिस अकेले सब काम कर रही है और इसके काम के पीछे वजह 100% प्रशासन है। प्रशासन अगर सही गाइडलाइन और सही ढंग से काम करता तो ये आज की तारीख में बम्बई शहर की हालत नहीं होती। न तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर आएंगे सुरेखा पाटिल मैडम। सुरेखा जी आप हैं लाइन पे बनी हुई, हमारी आवाज सुनी ना सुरेखा जी? लेकिन राजपत जी बताइए कि 20 साल हो गया था मुंबई में स्लम एरिया को बिल्डिंगों में कन्वर्ट करने के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए। बीच में आपके कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, उसमें काफी धीरे धीरे गति कम हो गई और आज 20 साल में भी हमने मुंबई के स्लम को खत्म नहीं कर पाए। धारावी जैसे झोपड़पट्टी वैसे की वैसी पड़ी रही, चाहे कुरार विलेज हो, चाहे क्रांति नगर हो, चाहे दामू नगर हो, चाहे आपका देवी पाड़ा हो, जानू पाड़ा हो, ये स्लम एरिया को हम खत्म नहीं कर पाए 20 सालों में। ये सारे का प्रोजेक्ट उसी के लिए आया था। इसमें सरकार को कुछ लगना नहीं है, उल्टे सरकार को टैक्स मिलता है। अगर आप 10 बाई 10 में भी 15-20 लोग जिस पतरे में रहते हैं वो कैसे रहते होंगे? आखिर मजदूर बाहर जो निकलते हैं उनके भी एक सब्र का तरीका होगा साहब। तो ये हमारी सरकार जो पिछली सरकारों ने चूक किया उसका भी खामियाजा आज कोरोना में लोग भुगत रहे हैं। नहीं मैं बोलूं ना चतुर्वेदी जी, ऐसा है ये सारी की स्कीम मान हम लोग कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट के समय आई और इसमें कोई दो राय नहीं। मुंबई की धारावी की जो झोपड़पट्टी थी पूरे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। उस समय उसमें पैसा अगर देने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सबसे पहले किया था। पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प में उस झोपड़पट्टी डेवलपमेंट करने का काम हुआ। 180 से 225, 225 से 269 और 2000 तक के झोपड़ों को सुरक्षा देने का काम, संरक्षण देने का काम हुआ। इसके अलावा उस चीज को, झोपड़े को पहले पर्सन प्रोटेक्ट था, बाद में स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने का काम कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट के समय हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है, आवाज जा रही है नहीं मेरी? दुर्भाग्य इस बात की है कि हर स्लम में कहीं नहीं तो कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं ज्यादा दूर जाके नहीं हनुमान नगर की बात करता हूँ। हनुमान नगर सबसे बड़ा एक स्लम है कांदिवली ईस्ट का। आप पूरे स्लम एरिया के नगर सेवक हैं आपकी, आप जितने भी पूरा स्लम एरिया ही है। आप वहां पे 10 साल से नगर सेवक रहे हैं। नहीं मैं उसी के लिए मैं हनुमान नगर का जिक्र किया। 10 साल नहीं, आपको 15 साल वहां से जोड़ा जाए, आपकी मिसेज को ले लिया जाए तो 15 साल के नगर सेवक के काल में हनुमान नगर बिल्डिंग क्यों नहीं बना? अब तो मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए ना, बोल तो रहा हूँ। मैं स्पेशली हनुमान नगर का उदाहरण पेश कर रहा हूँ। हनुमान नगर में स्लम का डेवलपमेंट करने का काम चालू हुआ। वडारपाड़ा रोड नंबर 1 पे सबसे पहले गणेश चाल में बना एसआरए में। उसके बाद उसमें थोड़े से चेंजेस हुए। बाद में पूरा हनुमान नगर 3K में डिक्लेयर हुआ कि पूरे हनुमान नगर का एक टाउन प्लानिंग करके डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिज्ञ लोग, मैं किसी का नाम टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, उसका विरोध करके कोर्ट में गए। कोर्ट में आज भी 3K का मैटर चल रहा है। उसमें से कुछ सोसाइटियां निकली, जैसे पठान चाल है सारे, वाल्मीकि चाल है सारे, समर्थवाड़ी है सारे। यहाँ पे काम आप देख रहे हैं तो स्लम का एक मेजर काम आज चालू है, जिसमें से वाल्मीकि और पठान चाल है सारे में काफी लोगों को करीब 1000 के आसपास घर दिया जा चुका है। 1000 लोग उसमें शिफ्ट हो गए। और समर्थवाड़ी में कम से कम 800 घर का एक स्लम बड़ा पॉकेट है, वो चालू है। तो इस तरीके से चालू है। लेकिन हुआ क्या, कहीं नहीं तो कहीं हम सब मतलब स्लम में रहने वाले भी जवाबदार है। हर सोसाइटी में 2 ग्रुप बन गए, कुछ राजनीति के, कुछ बिल्डरों की बदमाशी की वजह से। मैं खुला कहता हूं, एक आपस में लोगों को झगड़ा लड़ा के उसमें ग्रुपिज्म करके इसके लिए काम डिले हुआ। लेकिन जब हमारी सरकार थी, एक इश्यू चलता था, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट की बात नहीं होती थी। उसको माननीय पृथ्वीराज चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट देने का काम और 2000 के झोपड़े और लोगों से भी जानना है। थोड़ा छोटे में मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ठीक है, कहीं न कहीं प्रोजेक्ट में अटकाव आया,
तो सरकार को तो थोड़ा उसमें कुछ नियम कानून में बदलाव करना चाहिए कि इसमें कोई रुकावट नहीं आए, ऐसे कोई एकदम बनानी चाहिए। बदलाव करके ही जो बताया हूं वहां पे वहां काम चालू है, समर्थवाड़ी चालू है, कदमबाड़ी चालू है, वडारपाड़ा का काम चालू है। लेकिन कितने साल हो गए साहब, हनुमान नगर वैसे को वैसे पड़ा हुआ है, एकदम डिले हुआ। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। इसका परिणाम है क्या? पूरा हनुमान नगर के कोरोना के डर से कांप रहा है साहब। सुरेखा जी अगर लाइन पे हो, सुरेखा जी से जाना चाहूंगा। सुरेखा जी बताइए कि क्या स्लम एरिया अगर आज हमारे मुंबई से कम हो गई होती, खत्म हो गई होती, तो ये कोरोना के महामारी से हम कहीं न कहीं नियंत्रण कर पाते? ये तो बात सही है सुरेखा जी। सुरेखा जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? सुरेखा जी आपसे हम पूछ रहे हैं। बापना जी आप बताइए। सुरेखा जी का गड़बड़ है। मेरा कहना है, आपने जो फरमाया कि एसआरए स्कीम क्या है, एसआरए जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी स्कीम के बारे में, एसआरए का मतलब था कि झोपड़पट्टी लोगों को रीएबलिश करना। यहाँ सारी चीजें पॉलिटिक्स के अंदर घुस गई। एसआरए को सेटल करना, एसआरए की बिल्डिंग बनाना, परमिशन लेना, वहां तक पहुंचने में ये सारी चीजें पहुंच गई। आज हम ये बोलते हैं कि वो बिल्डिंग नहीं है, वो नहीं है। बिल्डर की बदमाशी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की बदमाशी, हमारी कोर्ट की बदमाशी। हर छोटी से बड़ी चाल में लिटिगेशन पैदा कर देते हैं। हर छोटी बड़ी चाल में कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है, फिर उसको कोर्ट में ले जाते हैं, 10 साल चलता रहता है। ये होने के हिसाब वो इन्हीं के अनुसार ही। लेकिन देखिए क्या है, जनता को तो परेशान करने का तरीका ही, जनता के ऊपर हम ढकेल करके अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। इसमें सरकार को उसके तरीके से आती है तो सरकार उसके नियम बनाने चाहिए, सरकार उसका हल ढूंढना चाहिए। चतुर्वेदी साहब, नियम आप देखो तो एसआरए के नियम बहुत क्लियर है। एसआरए के नियम में अगर उसके अनुसार जाए तो बिल्डर डेवलप भी कर सकता है, पर ये सारी चीजें हमारी प्रशासन, परमिशन इस चीज में ऐसी अटक जाती है कि सारी चीज लंबी होती जाती है। इसका पेचीदा इतना क्यों बनाया गया? इसका पेचीदा बनाया किसने? नहीं, ये प्रशासन नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने बना है। गवर्नमेंट ने बनाने के टाइम में सारी अमेंडमेंट भी किया है। जो ये नहीं स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट की जो बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर तो पहले भी था, बाद में कुछ नियम को चेंज किया, फिर इन्होंने अपने इश्यूज चेंज किए। इशू चेंज करने का सवाल नहीं है। आज हमारे सामने प्रॉब्लम वो स्लम ऐसा कैसा है, चीजें ऐसी की ऐसी है। गवर्नमेंट ने हेल्प करनी चाहिए, हेल्प हुई नहीं है, और हम उसको आज की तारीख में उसको भुगत रहे हैं। हम एक ही बात को कहते हैं, बिल्डर की प्रॉब्लम। सुरेखा जी आपको आवाज सुनाई दे रही मेरी? सुरेखा जी बताइए कि क्या स्लम एरिया मुंबई से इतने हम एसआरए का प्रोजेक्ट 20 साल से चालू हुआ, फिर भी मुंबई में झोपड़पट्टी वैसे की वैसी पड़ी रह गई, जिसकी वजह है कि आज कोरोना की वजह से पूरा मुंबई कांप रहा है। हाँ, नहीं, आज आपने देखा होगा इतनी बड़ी झोपड़पट्टी बढ़ रही है। आपने अभी देखा होगा कि दामोनगर फॉरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। क्या कर रहा है प्रशासन? क्यों आग बंद की? जब एक झोपड़ा अगर बना है उस वक्त प्रशासन खाली वोटर के लिए वोटिंग के लिए ये सिलसिला है ना। अगर उसी वक्त ताकीद देते, वो झोपड़े को तोड़ देते तो झोपड़ा बढ़ता नहीं है। दामोदर में आज अगर देखेगा ना तो कहीं पहाड़ी आपको दिखेगी नहीं है, वो झोपड़े बनते ही गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? नेता लोग वोटिंग के लिए उसका राजकारण बना। आज ऐसे क्यों नहीं इसलिए शासन कुछ ना कुछ अधिकारी, मुंबई महानगर पालिका हो, ये सारे बनाने वो है। आज मेरा प्रभाग नरसीपड़ा अगर आप देखोगे तो तीनों बाजू में हाईवे के जैसा है। कोई भी एसआरए प्रोजेक्ट आएगा तो उसका अच्छा होता था, लेकिन क्यों नहीं एसआरए बना? कुछ ना कुछ महानगर पालिका की कमियां जरूर है। आज एसआरए प्रोजेक्ट की बड़ी बात नहीं है। कदम उठाया आपने इसके ऊपर कभी आवाज उठाई? क्योंकि आप तो नगर पालिका में नगर सेवक हैं। नहीं, मेरे काल में तो अभी तक एसआरए प्रोजेक्ट का कुछ भी 3 साल में कुछ बात आई नहीं है। खाली कुछ भी 3 साल में, अगर मैं महानगर पालिका में मैं हर दिन भी जाती हूँ, जब भी होता है तो एसआरए प्रोजेक्ट में अभी तक कुछ बात हुई नहीं है जी। अगर एसआरए खाता 10 बाय 10 के घर रहने की बजाय एक अच्छा सा 1 BHK या किचन और एक हॉल मिले
कोई भी आदमी रहना चाहता है झोपड़पट्टी से, जहाँ पे हवा नहीं है, कोई रहना नहीं चाहता है। राष्ट्रपति यादव, आप जान सकते हैं कि झोपड़पट्टियों में कॉमन शौचालय यूज होता है। कॉमन शौचालय, जो एक ही शौचालय में कई घर, मतलब हजारों लोग यूज करते हैं। कितना भयानक हो सकता है संक्रमण। मेरे विभाग में 32 जगह सार्वजनिक शौचालय है, टॉयलेट है, 32 जगह टोटल। क्या व्यवस्था किया संक्रमण रोकने के लिए? संक्रमण रोकने के लिए आपने क्या बता रहा, सुनिए ना। आज 28 जगह टॉयलेट है और 28 जगह टॉयलेट है, तो आप अभी तो लोग पब्लिक काफी यहाँ वहां ही है, लेकिन जनरली आप जाओगे, 1 मिनट लूंगा। सुबह जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो एक आदमी को टॉयलेट जाने में उसका आधा घंटा लग जाता है, नंबर आने में। माननीय पंतप्रधान जी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टॉयलेट को डेवलपमेंट करने का काम लिए। मैंने मेरे यहाँ प्रपोजल डाला कि हमारी जितने टॉयलेट है उनको ग्राउंड+1 बनाया जाए, और मैंने उसको रिपेयरिंग में लिया। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, प्रूफ के साथ बोलता हूँ, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो पिछली सरकार में राजनीतिक दादागिरी जो थी, उन सब टॉयलेटों को ग्राउंड+1 बनाने नहीं दिया गया। जो 40 सीट टॉयलेट थी उसको 20 सीट टॉयलेट किया गया त्रिमूर्ति चाल का। तो जो आमदार साहब थे हमारे और है, उन्होंने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, खाली बोर्ड लगा। अगर उस चीज को ग्राउंड+1 की टॉयलेट बनी होती पूरे हनुमान नगर में, तो जो एक टॉयलेट पे गर्दी होती, गर्दी कम हुई होती। दूसरी बात, ये तो काम नगर सेवक का है ना साहब, बीएमसी का काम है क्या वहां पे? नहीं, आपको बताता हूँ, सुन लीजिए और इसका इंक्वायरी भी कर लीजिए। नगर सेवक जो खाली उसको रिपेयरिंग कर सकता है, और एमएसडीपी के अंदर उस टॉयलेट को, शौचालय को ग्राउंड+1 बनाने का एक संस्था बना के, लोगों की कम्युनिटी संस्था बना करके, महानगर पालिका स्टूडियो बना करके उसको देना रहता है। लेकिन माननीय आमदार साहब उसको बनाने ही नहीं दिए। मेरे यहाँ त्रिमूर्ति चाल में, शिव प्रगति चाल में, जय अंबिका भवानी क्यों नहीं बनाने दिए? सिर्फ कि अपना बोर्ड लग जाए। प्रधानमंत्री 40 सीट टॉयलेट बन रही थी, वहां 20 सीट टॉयलेट बनाए। मैं जगह के साथ बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। अगर इस चीजों को ध्यान दिया गया होता तो जो गर्दी कम हुई। रही बात दूसरी, हमने एक सीवर लाइन का प्रोजेक्ट डाला कि घरों घर टॉयलेट बनाना है, कि घर घर टॉयलेट बन जाए, तो उससे काफी लोगों को सहूलियत मिलेगी। आज हनुमान नगर में 500 घरों में घर घर टॉयलेट बना हुआ है। आप पता कर सकते, हरदेव यादव चाल, गणेश चाल, दूसरा मिलिंद वसाद के यहाँ है। इस तरीके से शांति शंकर मंदिर के सामने, इस तरीके से अनंत पाटिल चाल है। हमने सीवर लाइन घर घर डाल दिया है कि लोग घर घर टॉयलेट बनाए, और लोगों ने बनाया और बहुत अच्छी टॉयलेट बनाया। लोगों ने उस सुविधा का उपयोग किया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण, वही राजनीतिक बात आ गई, उसके लिए वडारपाड़ा रोड पे सीवर लाइन आज तक नहीं पड़ा है। सीवर लाइन के लिए मेरा हमेशा संघर्ष होता है, लेकिन सीवर लाइन वडारपाड़ा रोड नंबर 2 पे आज तक सीवर लाइन का काम नहीं हुआ है। कहाँ नहीं हुआ है? सुरेखा पाटिल उंगली उठा रही थी। सुरेखा पाटिल जी, आप बता रहे हैं इन्होंने पूरा सीधा आरोप जड़ दिया यहाँ के विधायक अतुल भातखल करके, जिसके ऊपर की शौचालयों में सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। समिति में रही है, मैं आवाज उठाए तो भी सुनी है। जी बताइए। सूत्रालय साहब का फोन आ रहा है, तो जरा बात कहा है कि मैं आपको कहना था कि ये आरोप प्रत्यारोप करने का टाइम नहीं है। मैं सबसे पहले ये बात कहती हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप का टाइम है ही नहीं है। क्यों हम इसमें टाइम बर्बाद करें? टाइम इस पे दो कि मेरा वार्ड कोरोना मुक्त कैसा बन सकता है। मैं लोगों तक कोरोना पहुंची नहीं दूंगी, ये नगर सेवक का काम है। शौचालय ने बोला ये बात समझो, ऐसा वार्ड है 10 शौचालय भी आज उसकी दुप्पट। हाँ बोलिए। क्यों नहीं? चतुर्वेदी जी, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोरोना की लड़ाई मिलकर लड़ना चाहता हूँ। सुरेखा जी को बोलना चाहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और लोगों में काम बोलता है, ये लोगों ने इसका सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन आपने सवाल आपका ये था,
आपका सवाल ये था कि जो टॉयलेट की कमी है, टॉयलेट कम्युनिटी टॉयलेट के वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर एक टॉयलेट बढ़ा होता तो कहीं नहीं तो कहीं थोड़ी रिलीफ मिली होती, मेरा ऐसा कहना है। तो बीएमसी ने नहीं, आवाज उनकी कट रही है, सुरेखा जी की थोड़ा आवाज कट रही है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और सुरेखा जी क्या, चतुर्वेदी जी, मेरा एक आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, आप पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से न्यूज में है, आप एक समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका बनाती है तो क्यों नहीं महानगर पालिका ने ग्राउंड+1 टॉयलेट नहीं बनाया? अभी तक मैं बोलूं, जहाँ जो है ग्राउंड+1 वही टॉयलेट वो ग्राउंड+1 करते हैं। उनके पास टेंडर, हर महानगर पालिका वार्ड के पास एक टेंडर होता है, वो ग्राउंड+1 बना सकते हैं। क्यों नहीं महानगर पालिका ने बनाया? जैसी लोक संख्या बढ़ी है वैसे टॉयलेट बढ़े हैं क्या? कहाँ बढ़े हैं? बोलो, बीएमसी को पूछो ये बात। मैडम वही मैं बोलना चाहता हूँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ। 6 महीना पहले तक आपकी और शिवसेना की मिली जुली सरकार थी महानगर पालिका में। 35 साल से आप लोगों ने क्या किया है? मेरा सवाल ऐसा ही है। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाता हूं। आप मुझे बोल रही हैं कि आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ है? और मैं बोला करना है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रहा है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर। अब जब इसमें चलिए हम थोड़ा राजू बाफना की राय ले लेंगे दोनों की। खाली 1 मिनट चतुर्वेदी जी, मैं 1 मिनट कहना चाहता हूँ। चतुर्वेदी जी, मैं 1 मिनट कहना चाहता हूँ। आप पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, समाज के हर चीज, हर मुद्दा बड़ी अच्छे तरीके से उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो रोडों पे आप गर्दी देख रहे हैं, अभी मुझे किसी ने फोटो भेजा है, कल का ही फोटो भेजा है, लोग ट्रक में भर के जा रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और हनुमान नगर का एक आदमी जा रहा था और अकोला में एक्सीडेंट भी हुआ है, उसका देहांत भी हो गया है। बस एक ही चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस जगह से जो कामगार हैं, जो प्रांतीय, चाहे राजस्थान के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे कर्नाटक के, जहां की भी हो, रेल मंत्रालय को मुंबई शहर से ट्रेन बढ़ाने की जरूरत है। लोग डर के मारे इतने घबराए हुए हैं कि लोग जाना चाहते हैं। अगर लोग एक बार जाना चाहते हैं तो उनको कहीं नहीं तो कहीं ट्रेनें बढ़ाई जाए। जनरल सीजन में भी जब ट्रेनें चलती थी, जैसे आम दिनों में ट्रेनें चलती थी, तब भी 100-150 के आसपास ट्रेनें डेली मुंबई शहर से चलती थी और ट्रेनें इस समय भर भर के जाती थी। लेकिन आज परिस्थिति ये है, कुल मिला जुला करके आपका कहना है कि ट्रेनें चलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चला जाए, ताकि मजदूर अपने घर पहुंचे। उनका जो है एक तरीके से जो पेशेंस है, वो पेशेंस अब धीरे धीरे खो चुका है, और वो घर पहुंचने के बाद ही उनको संतोष मिलेगा। हम ठीक है, समय का अभाव है, चलते चलते खाली हम बाफना जी का एक राय ले लेंगे। क्या ट्रेनें चलाने के बाद हो जाएगी, संक्रमण कम हो जाएगा या बढ़ेगा? बाफना जी, ट्रेनें चालू करने से सारे मजदूर अगर यहाँ से चले जाते हैं तो ये कोविड-19 कम हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे दूसरे प्रशासन भी दूसरी सेवा के लिए तत्पर रहे, और सारी सेवाओं के साथ में जहाँ 40 सिस्टम है वहां जैसे टॉयलेट के सिस्टम्स हैं और जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स है, गाइडलाइन अगर पालन करें तो ही कम होगा। एंड बीएमसी को इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बीएमसी के साथ साथ पुलिस वालों को भी ध्यान देना पड़ेगा। पर ट्रेन अगर चलेगी तो मजदूर अगर घर पहुंच गया तो सारी चीजें व्यवस्था सही ढंग से चलने की आशा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सुरेखा जी, आप जुड़ी, अच्छी बातें, आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया, लेकिन आपका जो वहां पे नेटवर्क है वो थोड़ा सा कहीं न कहीं इधर उधर थोड़ा सा धोखेबाजी कर गया था, जिसकी वजह से आपकी आवाज लोगों के सामने नहीं पहुंच पाई थी। राजपत यादव जी ने सही बोला कि कहीं न कहीं सरकार और लोगों के बीच में तालमेल की कमियां रही हैं, जिसकी वजह से झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती गई हैं। ये सुरेखा मैडम का भी कहना सही था और राजपत, लेकिन एक है कि आज की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की समस्या पर नहीं पैदा हो, ऐसी समस्याएं फिर नहीं हो, हम कैसे इस समस्या से जल्दी दूर करने की, झोपड़े नए बने नहीं और जितने बने हैं वो उनको फ्लैट में, घर में, नए मकान में उनको तब्दील करके पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बाफना जी, आपने बातें बताई, फिर हम
किसी डिबेट पे आप लोगों से बातचीत करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। थोड़े से देर के बाद हम फिर वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो।